मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जीडीपी में तेजी से गिरावट का अर्थ क्या है, इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। अभी अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आपने अखबारों में पढ़ा होगा, हमारे सकल घरेलू उत्पाद के ताजे ताजे आंकड़े पेश किए हैं और ये आंकड़े हमारी दूसरी तिमाही के हैं। और उन आंकड़ों के जरिए ये बताया गया है कि दूसरी तिमाही में, देखिए मैं कह रहा हूं दूसरी तिमाही में, तो दूसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ? बताइए, दूसरी तिमाही का मतलब क्या हुआ? इस तिमाही में हमारी जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वह गिरकर केवल 5.4% रह गई है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि ये कम से कम 7% तो होगी ही। तो फ्रेंड्स, हम इन आंकड़ों के जरिए, जो भी हमारे सामने आंकड़े आए हैं, हम दो बातें देखेंगे। नंबर एक, इनका अर्थ क्या है। दूसरा, हम इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी समझने की कोशिश करेंगे और सच पूछे तो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम अर्थशास्त्र को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आंकड़े बताना मेरा पर्पज नहीं है, क्योंकि ये आंकड़े परीक्षा में सीधे सीधे आपके काम में आने वाले नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि मैं इन आंकड़ों के जरिए आपको अर्थशास्त्र के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी के सिस्टम को जानना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज आप विश्वास कीजिए, ये सामान्य किस्म की पढ़ाई नहीं है कि आप किताबें उठा लें, रटते रहें, 10-10 घंटे पढ़ें और बात बन जाए। नहीं, आप 5-6-7 घंटे ही पढ़िए, 1 साल इसे दे दीजिए। लेकिन यदि आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो अपने आप में पर्याप्त है और आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपके सामने हो सकता है कि यह संकट हो कि फिर वह सही तरीका है क्या। बीच बीच में जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं उस सही तरीके को बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए अब इसे इसी रूप में देखते हैं। देखिए, मैंने कहा दूसरी तिमाही। आपके दिमाग में कौंध जाना चाहिए कि अगर दूसरी तिमाही शब्द आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब किस पीरियड से है, ये कौन सा ड्यूरेशन है। आप जानते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है वो अप्रैल से होती है। अप्रैल, मई, जून, तिमाही, 3 माह, ये पहली तिमाही हो गई। अप्रैल, मई, जून। जो दूसरी तिमाही हुई वो कौन सी हुई? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये दूसरी तिमाही हो गई। फिर तीसरी तिमाही होगी, फिर चौथी तिमाही हो जाएगी। चौथी तिमाही का मतलब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा। तो हमेशा 3-3 महीने की स्थितियों पर आंकड़े जारी किए जाते हैं ताकि सरकार को जो भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करने हो, नई नीतियां लेकर के आनी हो, वो लेकर आ जाए। तो सबसे जो चिंताजनक बात है, जिसने सच पूछे तो पूरे देश के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं, वो ये है कि हमारी दूसरी तिमाही में जो वृद्धि दर है वो घटकर 5.4% मात्र रह गई है। जबकि आपको मालूम है कि अगर हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है तो 10% की वृद्धि दर होनी चाहिए, जो थोड़ा सा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। लेकिन 7% की वृद्धि दर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और बकायदे सरकार भी ये उम्मीद कर रही है और हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह भी इतनी उम्मीद कर रहा है। और रिजर्व बैंक ने तो पूरे साल भर के लिए 7.2% का अनुमान लगाया हुआ है। अब उसमें अगर सेकेंड तिमाही में घटकर 5.4% हो गई है तो ये सबके लिए बहुत अधिक चिंता की बात है। अब दोस्तों, चूंकि मैं आप सबको पढ़ने का तरीका बताने जा रहा हूं, इसलिए अब मैं उन आंकड़ों पर आ रहा हूं जिनके माध्यम से आप अर्थशास्त्र को समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप उसे रिवाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो आंकड़े आए हैं उन आंकड़ों में कौन सी बात कही जा रही है। जो सबसे बुरी जो स्थिति हुई है वह हुई है विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की। मैंने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, विनिर्माण और निर्माण? और अगर आप नहीं जानते हैं और इस चैप्टर को आप पढ़ करके पूरा कर चुके हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में खामी है और केवल खामी ही नहीं बल्कि बहुत जबरदस्त खामी है। इसे आपको समझना होगा। जब हम कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, तो विनिर्माण क्षेत्र का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या कह लीजिए औद्योगिक उत्पादन। औद्योगिक उत्पादन जहां कच्चे माल से उपभोग करने योग्य वस्तुएं तैयार की जाती हैं,
और इनके उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है। अर्थव्यवस्था में ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, सेकेंडरी सेक्टर। जो फर्स्ट सेक्टर है वो तो एग्रीकल्चर का है। तो औद्योगिक उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और आप जानते हैं कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें भी जो हमारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनका तो सबसे बड़ा योगदान है विनिर्माण क्षेत्र में। इस विनिर्माण क्षेत्र की देखिए स्थिति क्या रही है। इस विनिर्माण क्षेत्र की जो वृद्धि दर है इस दूसरी तिमाही में घटकर मात्र 2.2% रह गई है। तो सवाल उठता है कि हम चिंतित क्यों हैं? चिंतित इसलिए हैं कि अगर हम पिछले साल की दूसरी तिमाही के आंकड़े लें, आपको तुलना तो उसी से करना होगा। अगर हम पिछले साल की दूसरी तिमाही के आंकड़े लें तो उसमें इसकी वृद्धि दर 14.3% थी। यानी कि 14.3% का घटकर 2.2% रह जाना क्या शो कर रहा है? इसका मतलब है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन घट रहा है। औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, इसका मतलब है कि उद्योगों में रोजगार की स्थिति कम हो रही है, क्योंकि औद्योगिक वस्तुएं लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। खरीद क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं है? दो तीन कारण हो सकते हैं। उनके पास रोजगार नहीं है। अगर रोजगार है भी तो इस बीच में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च कर पा रहे हैं। ये भी, महंगाई भी एक रीजन हो सकती है। कल्पना करके देखिए कि अगर औद्योगिक उत्पादन की यह स्थिति रही तो आगे चल करके क्या होगा। सोचने की बात है, आप इसके आगे सोचिए। दूसरा है निर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र किसे कहते हैं? निर्माण क्षेत्र का मतलब है कंस्ट्रक्शन का सेक्टर। सड़कें बन रही हैं, निर्माण क्षेत्र है। बांध बन रहे हैं, निर्माण क्षेत्र है। बिल्डिंग्स बन रही हैं, निर्माण क्षेत्र है। ये निर्माण क्षेत्र है, कंस्ट्रक्शन का फील्ड। इसमें भी बहुत बुरी स्थिति हमारी रही है। इसमें अब यह घटकर 7.7 पर पहुंच गई है, जबकि इससे पहले यह 13.6% थी। 13.6%, यानी कि आधी रह गई है। आपको मालूम है कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए जो दूसरे उद्योग हैं, यानी कि उन पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जब आप मकान बनाते हैं तो आपको सीमेंट की जरूरत होती है, आपको इस्पात की जरूरत होती है, साथ ही साथ आपको मजदूरों की जरूरत होती है। अगर वहां वृद्धि दर घट रही है, इसका मतलब है कि इनके उत्पादन पर भी असर आ रहा है। और हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि इनके उत्पादन पर भी बुरी तरह से असर पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि 8 प्रमुख बुनियादी उद्योग कौन कौन से हैं? मालूम है आपको? बुनियादी उद्योग, मैं उद्योग की बात नहीं कर रहा हूं, बुनियादी उद्योग। और अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर यहाँ यह बात आपके तैयारी की एक कमजोरी की तरफ संकेत कर रही है। 8 बुनियादी उद्योग, प्राइमरी इंडस्ट्री, ये उद्योग हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें भी गिरावट दर्ज हुई है। तभी तो आप सही तरीके से इसका विश्लेषण कर सकेंगे कि ये किस तरफ ले जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था को। ये आंकड़े: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये 8 हमारे बुनियादी उद्योग हैं। और इन बुनियादी उद्योगों में भी वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई, जबकि पिछले साल की इस समान अवधि में इनकी वृद्धि दर थी 12.7%। 12.7% से घटकर 3.1% रह जाना आप देख रहे हैं, यानी कि लगभग 25% का हो जाना। दोस्तों देखिए, मैंने अभी थोड़े से आपके सामने आंकड़े रखे हैं। इस विषय पर मैं और भी आपसे बात कर सकता हूं। इसके कारण क्या हैं, कैसे इनको सुधारा जा सकता है, इसका इम्पैक्ट टोटल अर्थव्यवस्था पर किस रूप में पड़ा है। क्योंकि देखिए, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा जीएसटी संग्रह हो रहा है, जीएसटी संग्रह हो रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच में 2-3 चीजें और भी बहुत चिंताजनक हैं। नंबर 1 कि जो सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय बहुत कम हो गया है, जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगर पूंजीगत व्यय बहुत कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि रोजगार की स्थिति कम हो जाएगी। अभी शुरू के जो 7 महीने निकले हैं, इनमें जो पूंजीगत व्यय के लिए जो आवंटन किया था सरकार ने, सरकार का जो पूरे खर्च का आवंटन था, वो केवल 42% ही खर्च हो पाया। खर्च ही नहीं कर पाई सरकार। तो सरकार पैसा नहीं ला रही है मार्केट में, तो रोजगार कहां से मिलेंगे? तो पूंजी व्यय में जब वृद्धि की जाती है तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों के पास क्रय शक्ति आती है और तब वो सामान खरीदते हैं। इस तरह के दूसरे और भी बहुत से आंकड़े हैं
लेकिन मैं उन्हें आपके सामने रख करके आपको आंकड़ों के वियावान जंगल में भटकाना नहीं चाहता। जो प्रमुख आंकड़े थे वे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और खासकर मेरा उद्देश्य आप सबको आंकड़ों की जानकारी देना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि जब भी आप इस तरह की खबरें पढ़ें तो थोड़ा इत्मीनान के साथ पढ़ें, उनको डिकोड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। ये केवल शब्द मात्र नहीं है कि आप पढ़ लें, रट लें और आगे निकल जाएं। तो दोस्तों, आज के इस विषय के बारे में बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।